हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 9th का चैप्टर 3 इकोनॉमिक्स का पॉवर्टी एज अ चैलेंज के क्वेश्चन आंसर्स। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, डिस्क्राइब हाउ द पॉवर्टी लाइन इज़ एस्टिमेटेड इन इंडिया। कि इंडिया के अंदर पॉवर्टी लाइन जो है उसको किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं या किन मेथड्स के थ्रू हम उसे कैलकुलेट करते हैं, किन लोगों को हम पॉवर्टी लाइन से नीचे मानते हैं। The following are the methods which are used in calculating the poverty line in India। कि भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करने के लिए जो नीचे मेथड्स दिए गए हैं उनको हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट इसमें बताया है अ मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट, फुटवियर, फ्यूल एंड लाइट, क्लोथिंग, एजुकेशनल एंड मेडिकल रिक्वायरमेंट्स एट्सेट्रा आर द बेसिक फैक्टर्स ऑन विच द बेसिक पॉवर्टी लाइन इज़ कैलकुलेटेड। कि जो न्यूनतम हम ये कहें कि जो खाने की रिक्वायरमेंट है, फूड वियर है, जूते चप्पल पहनना है, फ्यूल एंड लाइट उनके पास में होना, कपड़े होना, एजुकेशन होना और मेडिकल रिक्वायरमेंट्स लोगों के पास अगर अवेलेबल है तो इसको जो है हम बेसिक फैक्टर्स मानते हैं। इनको हम ये कहें कि आधारभूत तत्व मानते हैं ऑन विच द बेसिक पॉवर्टी लाइन इज़ कैलकुलेटेड, जिसके आधार पर हम गरीबी रेखा का निर्धारण कर सकते हैं। वाइल एस्टिमेटिंग पॉवर्टी लाइन द प्रेजेंट फार्मूला इज़ बेस्ड ऑन डिजायर्ड कैलोरी रिक्वायरमेंट। दूसरा जो है हम ये कहते हैं कि जो डिज़ायर्ड ज़रूरत है जितनी कैलोरी की, क्या उतनी कैलोरी एक पीपल जो है, चाहे वो रूरल एरिया का है चाहे वो हम ये कहें कि अर्बन एरिया का है, तो जो रिक्वायर्ड कैलोरी है क्या वो गेन कर पा रहा है, तो उस बेसिस पे भी हम निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम कहेंगे कितनी कैलोरी अर्बन एरियाज़ में चाहिए, कितनी रूरल एरियाज़ में चाहिए, तो वो हम बताते हैं आपको। इन द अर्बन एरिया द एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरीज रिक्वायर्ड इन इंडिया इज़ 2100 कैलोरीज पर पर्सन पर डे। इन रूरल एरियाज़ की ग्रामीण क्षेत्रों में 2100 इन रूरल एरिया जो है द एक्सपेक्टेड एवरेज कैलोरी रिक्वायर्ड इन द कैलोरी पर पर्सन पर डे कि 2400 जो है वो तो आपकी रूरल एरियाज़ में है, शायद यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, और 2100 कैलोरी जो है वो अर्बन एरियाज़ में रिक्वायर्ड है, क्योंकि अर्बन एरियाज़ में जो पीपल्स होते हैं वो मेंटल वर्क ज़्यादा करते हैं और जो रूरल एरियाज़ होता है वहाँ पे हम बात करें तो जो वहाँ के लोग होते हैं वो एग्रीकल्चर हैं या उनसे अलाइड जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें इन्वॉल्व होते हैं, तो उनको जो है कैलोरीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि वो फिज़िकल वर्क ज़्यादा करते हैं। द कैलोरी रिक्वायर्ड ऑफ द पीपल इन रूरल एरिया इज़ हायर दैन दैट ऑफ द पीपल लिविंग इन अर्बन एरियाज़। की गाँव के लोगों को कैलोरीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है शहरी क्षेत्रों के मुकाबले, क्योंकि दे डू मोर फिज़िकल वर्क एज़ कम्पेयर टू अर्बन पीपल्स। की वो शहरी क्षेत्रों के लोगों के कंपैरिजन में ज़्यादा जो है फिज़िकल वर्क, शारीरिक वर्क करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया हुआ है, व्हाट डू यू थिंक दैट प्रेजेंट मैथडोलॉजी ऑफ पॉवर्टी एस्टिमेशन इज़ अप्रोप्रिएट। की जब वर्तमान में जो मैथडोलॉजी पॉवर्टी को एस्टिमेशन करने के लिए ली जा रही है क्या वो सही है? नो, अकॉर्डिंग टू मी द प्रेजेंट मैथडोलॉजी ऑफ पॉवर्टी डिस्क्रिमिनेशन इज़ नॉट अप्रोप्रिएट because the present poverty estimation techniques are based on the minimum substances standard. The human life is far more valuable and complicated than to be weighed in the light or of mere substances. So the appropriation should also take in consideration important human development features like education, job, security, healthcare, etc. कि सिर्फ कैलोरीज के बेसिस पे ही हम जो है पॉवर्टी एस्टिमेशन नहीं कर सकते हैं, बल्कि उसमें एजुकेशन, सिक्योरिटी और हेल्थ केयर को भी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। डिस्क्राइब पॉवर्टी ट्रेंड्स इन इंडिया सिंस 1973 की 1973 से जो पॉवर्टी की क्या क्या ट्रेंड्स रहे हैं, किस तरह से उसमें क्या चेंजेस हुए हैं वो बताइए। तो यहाँ पे इस चार्ट के थ्रू हम बताएंगे कि 1993-94 के अंदर रूरल और अर्बन एरियाज़ में जो पॉवर्टी रेशियो है वो 50.7 था रूरल में और अर्बन में 32 था, तो टोटल हम निकालें तो 45% आता है रेशियो। इसी तरीके से नंबर ऑफ़ पुअर फैमिली पुअर हैं तो इन मिलियंस हैं ये आपके, तो रूरल एरियाज़ में 329 था और अर्बन एरियाज़ में 75 था, तो टोटल कंबाइंड अगर हम करके बताएं तो 404 था। तो इसी तरीके से हमने ये जो है सारे आपको 2011-12 तक यहाँ पे चार्ट आपको पूरा दिया है,
आफ्टर एनालाइजिंग द अबाउट टेबल, इस टेबल को एनालिसिस करने के बाद में इट इज़ क्लियर, ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है दैट पोवर्टी हैज़ बीन ऑन द डाउनवर्ड कर्व, कि जो कर्व है पोवर्टी का वो नीचे की ओर झुक रहा है ओवर द लास्ट फ्यू डिकेड्स, पिछले कुछ दशकों से। द परसेंटेज ऑफ पुअर हैज़ डिक्लाइन ड्रास्टिकली फ्रॉम 45 इन 1993-94 टू 22 इन 2001 एंड 12, कि 1993-94 से 11-12 के आंकड़ों को अगर कंपेयर हम करते हैं तो जो टोटल रेशियो है वो 45 से 22 पे आया है। तो इसमें कुछ हम ये कहें कि ड्रास्टिकल चेंजेस आए हैं, कमी इसमें आई है। तो हम कह सकते हैं पॉवर्टी लेवल कैलकुलेटिंग मैथोडोलॉजी हैज़ ऑल्सो बीन रिवाइज्ड ओवर दीज ईयर्स। तो जो इनकी कैलकुलेटिंग मैथोडोलॉजी है कि किस आधार पे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, उसको भी रिवाइज किया गया है। द परसेंटेज ऑफ अर्बन पुअर हैज़ डिक्लाइन फास्टर, जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ की गरीबी जल्दी कम हो रही है दैन दैट ऑफ द रूरल एरियाज एज कंपैरिजन ऑफ रूरल एरियाज। दिस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द फैक्ट that there are more availability of economic activities in urban areas than the rural areas। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ पे जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं उन्होंने ज़्यादा हम ये कहें कि पकड़ बनाई है, और ग्रामीण क्षेत्रों में जो है आर्थिक गतिविधियाँ आज भी कम हैं। फोर्थ क्वेश्चन है डिस्कस द मेजर रीज़न ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, कि भारत में गरीबी के मुख्य कारण क्या हैं। तो पहला है इसमें इलिटरेसी, असाक्षरता। इंडिपेंडेंट इंडिया हैव वेरी हाई रेट्स ऑफ इलिटरेसी, जो आज़ाद भारत था उसके सामने जो इलिटरेसी साक्षरता की जो रेट थी, असाक्षरता की जो दर थी वो बहुत ज़्यादा थी। जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ, दिस वॉज ड्यू टू द फैक्ट द ब्रिटिशर्स डिड नॉट स्पेंड commercially on education and rather discussed educational reforms। इसका कारण ये रहा कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने भारतीय शिक्षा पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, और जो एजुकेशनल रिफॉर्म्स थे, यहाँ पे जो सुधार करने थे उनको उन्होंने बिल्कुल भी करेज नहीं किया, बल्कि डिस्करेज किया, उनको अप्रोत्साहित किया। ओवर द ईयर्स द लिटरेसी रेट रोज़ बट स्टिल एज नियरली 30% ऑफ इंडियंस आर इलिटरेट। हम मानते हैं कि पिछले कुछ सालों में जो हमारी साक्षरता दर है वो कुछ उसमें वृद्धि हुई है, लेकिन फिर भी आज हम देखें तो हमारे 30% जो नागरिक हैं वो अशिक्षित हैं। दे फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू एंगेज इन वैन प्लेइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दस रिमेन्स पुअर। और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि वो किसी भी तरह की आर्थिक गतिविधि में अपना 100% नहीं दे पाते हैं, और वो गरीबी रेखा से नीचे रह जाते हैं, या कहें कि वो गरीब रह जाते हैं। सेकेंड, अगर हम देखें जो पॉवर्टी के कारण इंडिया में है तो वो है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी। इट इज़ द सेकेंड मेजर रीज़न फॉर पॉवर्टी। गरीबी का ही सबसे बड़ा दूसरा कारण हम कह सकते हैं। पीपल हु डू नॉट गेट वर्क्स साइट आइडल, कि जो लोग जिनको काम नहीं मिलता है वो आलसी हो जाते हैं। अनएम्प्लॉयड इज़ बेसिकली बिकॉज ऑफ द अनअवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशन विच प्लेज अ वाइटल रोल इन द सोशल एज वेल एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। कि इसके लिए जो है शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि जो लोग शिक्षित नहीं हैं उनको रोज़गार अच्छे से मुहैया नहीं होता है, और अच्छे से रोज़गार उनको नहीं मुहैया होता है तो उनका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उनका जो आर्थिक विकास है किसी भी व्यक्ति का वो नहीं होता है। थर्ड, इसकी बात करें तो इनइक्वालिटीज़ इन इनकम है, कि जो आय है उसकी असमानता। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन द अदर रीज़न फॉर पॉवर्टी, कि आय का असमान वितरण जो है वो भी गरीबी के एक बड़ा कारण माना जा सकता है। मनी हैज़ बीन रेंडर्ड इन अ फ्यू पीपल्स हैंड एंड देन दे डिस्टर्ब इट। पैसा जो है वो कुछ लोगों के हाथ में रहता है और वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बांटते हैं। वन ऑफ द मेजर रीज़न फॉर दिस द इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड द अदर रिसोर्सेज। दूसरा भी कारण हम कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक संसाधन हैं उन पर भी कुछ लोगों का स्वामित्व है, और वो उसका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन दूसरे लोगों के बीच में करते हैं। डिस्पाइट मैनी पॉलिसीज़, कई सारी नीतियों के होते हुए भी वी हैव नॉट बीन एबल टू टैकल दिस इशू इन अ मीनिंगफुल मैनर। कि बहुत सारी नीतियाँ सरकार ने बनाई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम इस समस्या को जो है हैंडल नहीं कर पा रहे हैं अच्छी तरीके से। लैंड रिफॉर्म्स विच एम्ड that the redistribution of assets in rural areas have not been implemented properly। कि सरकार ने एक लैंड रिफॉर्म यानी भूमि का दोबारा से वितरण किया जाए की स्कीम चलाई थी, लेकिन उसके तहत भी उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, तो जिसके कारण आज भी गांव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है। फोर्थ कारण अगर हम कहें स्लो ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की
रोज़गार के जो अवसर हैं उनकी जो ग्रोथ है, उनकी जो वृद्धि है वो बहुत ही धीमी है। देयर इज़ अ स्लो ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी स्पेशली इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, जो हमारा औद्योगिक क्षेत्र है उसमें बहुत कम ग्रोथ हो रही है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ हम देखें तो पॉपुलेशन इज़ ग्रोइंग डे बाई डे लीडिंग ऑन द ग्रोथ ऑफ द लेबर फोर्स विदाउट सफिशिएंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़। और अगर दूसरी तरफ हम देखें तो हमारी जनसंख्या जिस तरह से बढ़ रही है उसको रोज़गार उस स्पीड से मुहैया नहीं कर पाए जा रहे हैं, तो इससे जो सफिशिएंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके सामने नहीं होती हैं। द फेलियर एट बोथ द फ्रंट्स, प्रमोशंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉपुलेशन कंट्रोल हैज़ प्रीट्रैक्टेड द साइकिल ऑफ पॉवर्टी। और इस वजह से ये जो लोग होते हैं ये गरीबी के चक्कर में फंसे रहते हैं और उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स आपका, आइडेंटिफाई द सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रुप्स विच आर मोस्ट वेनरेबल टू पॉवर्टी इन इंडिया। कि भारत में ऐसे कौन कौन से सेगमेंट्स हैं, कौन कौन से ऐसे आर्थिक ग्रुप हैं जो कि पॉवर्टी के लिए जाने जाते हैं। तो ग्रुप्स वेनरेबल टू पॉवर्टी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, सोशल ग्रुप्स वेनरेबल टू पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक ग्रुप्स वेनरेबल टू पॉवर्टी। इसमें एक ही हम बात करें तो 29% ऑफ शेड्यूल कास्ट जिसमें SC हैं उसमें 43% पीपल्स जो हैं आज भी गरीब हैं। शेड्यूल ट्रिब्स आर नॉट एबल टू मीट देयर बेसिक नीड्स। SC के जो लोग होते हैं ST वो लोग जो हैं हमें कहें कि उनको आज भी बेसिक नीड्स जो हैं वो अपनी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं और इसलिए जो है हमें सोशल ग्रुप्स एंड रेबल पॉवर्टी के अंडर उनको लेते हैं। सेकंड, अगर हम बात करें जो इकोनॉमिक ग्रुप्स हैं उनकी, द रूरल एरिया लेबर हाउस होल्ड्स एंड द अर्बन कैजुअल्स लेबर हाउस होल्ड आर द मोस्ट वेनरेबल ग्रुप्स अमंग द इकोनॉमिक ग्रुप्स वेनरेबल्स ऑफ द पॉवर्टी। यानी शहरों के जो लोग हैं जो कि हाउस होल्ड का काम करते हैं जैसे सर्वेंट्स वगैरह हैं, इसी तरीके से गांव के जो एग्रीकल्चरल एरियाज़ में जो लोग काम कर रहे हैं उनको हम इस ग्रुप में डालते हैं क्योंकि उनकी इकोनॉमिक जो है अप टू द मार्क नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें, गिव एन अकाउंट ऑफ इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़ ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। की अंतर्राज्यीय जो असमानता है गरीबी में वो भारत के अंदर हमें यहाँ पे बतानी है। तो इन इंडिया वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ पॉवर्टी इन इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़, एवरी स्टेट हैज़ डिफरेंट क्वांटिटीज़ ऑफ पुअर पीपल। हर राज्य की अलग अलग संख्या हम कह सकते हैं कि गरीब लोगों की है। ऑल्दो स्टेट लेवल पॉवर्टी हैज़ स्टार्टेड टू विटनेस अ रेगुलर डिक्लाइन। कि हम कहें कि कुछ स्टेट्स जो हैं उनके अंदर डिक्लाइन हुआ है आफ्टर फ्रॉम द अर्ली 70s। द सक्सेस रेट वेराइज फ्रॉम द स्टेट टू स्टेट। और अलग अलग जो राज्य हैं उनकी सफलता की जो दर है वो भी अलग अलग है। अब हम बात करते हैं स्टेट वाइज। तो इन केरला, आंध्र प्रदेश, गुजरात एंड वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु हैव शोन अ सफिशिएंट डिक्लाइन इन पॉवर्टी। इन राज्यों में अगर हम देखें तो संतोषजनक जो गरीबी है उसमें गिरावट आई है। इन उड़ीसा एंड बिहार पॉवर्टी इज़ स्टिल एन अर्नेस्ट इशू। उड़ीसा है और बिहार है वहाँ पे आज भी गरीबी जो है एक बहुत बड़ा इशू है। एंड दीज स्टेट्स हैव द हाईएस्ट पॉवर्टी रेशियो इन द कंट्री। और हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो गरीबी का रेशियो है वो इन राज्यों में पाया जाता है। थर्ड, अगर हम बात करें द परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉवर्टी इज़ ऑल्सो वेरी हाई इन द स्टेट लाइक उत्तर प्रदेश एंड बिहार। उत्तर प्रदेश और बिहार जो है वहाँ पे अर्बन पॉवर्टी जो है, शहरी बेरोज़गारी जो है वो भी गरीबी जो है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। द डिस्पैरिटीज़ इज़ ड्यू टू द वेरिएबल सोशल एंड पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ द डिफरेंट स्टेट। ये जो डिस्पैरिटीज़ असमानता पाई जाती है स्टेट टू स्टेट, इसका जो मेन कारण है हम ये कहें कि जो वेरिएबल एंड सोशल एंड पॉलिटिकल, क्या सामाजिक और क्या राजनीतिक दृष्टिकोण वहाँ की सरकार का है। फिफ्थ इसमें है द फैक्टर्स लाइक सक्सेस इन पॉपुलेशन कंट्रोल। कि कौन सा राज्य जो है वो अपनी जनसंख्या को कंट्रोल करने में सफल हुआ है। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैव ऑल्सो लीड दिस डिस्पैरिटी एज ऑल दीज फैक्टर्स आर वेरिएबल। कि किस तरह से वहाँ की जनसंख्या को कंट्रोल किया जा रहा है, वहाँ पे कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, वहाँ पे पर्यटन जो है वो कितने लोग वहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, यानी कोई भी राज्य जो वो पर्यटन स्थल है या नहीं है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है किसी भी राज्य को दूसरे राज्य से जो है अलग करता है पॉवर्टी लाइन के लिए। डिस्क्राइब ग्लोबल पॉवर्टी ट्रेंड्स। तो ग्लोबल पॉवर्टी ट्रेंड्स क्या है इन डेवलपिंग कंट्रीज़। फर्स्ट अगर हम देखें कि जो विकासशील देश हैं द परसेंटेज ऑफ पुअर पीपल्स इज़ एक्सट्रीमली हाई। तो गरीब लोगों का जो हम कहें परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा हाई है एंड स्टिल इंक्रीजिंग पर डे, और हर दिन वो बढ़ रहा है। पॉपुलेशन लिविंग ऑन लेस देन $1.99 पर डे इज़ in developing countries has fallen from the 35% in 1990s to
10.68% इन 2013 अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक। ये वर्ल्ड बैंक के आंकड़े हैं कि जो पॉपुलेशन है जो कि एक दिन का अगर $1.99 भी नहीं कमा रही है डेवलपिंग कंट्रीज़ में, तो हम ये कहते हैं कि वो फॉल करती हैं हम, और हमारा देश उसमें 1990 से फॉल कर रहा है वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों के अनुसार। देयर हैज़ बीन रिडक्शन इन ग्लोबल पॉवर्टी, और जब ग्लोबल पॉवर्टी का रिडक्शन होगा, येट इट इज़ मार्क विद ग्रेट रिलीजन्स डाइवेशंस, कि क्षेत्रीय जो भिन्नता है उसके आधार पे हम कह सकते हैं कि ग्लोबल पॉवर्टी जो है उसका रिडक्शन पॉसिबल है। कंसिडरेबली पॉवर्टी डिक्लाइन हैज़ बीन ऑब्जर्व इन चाइना एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ लीडिंग टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मैसिव इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। कि चाइना और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो वहाँ पे ऑब्जर्व किया गया है कि वहाँ पे पॉवर्टी जो है वो डिक्लाइन हुई है, कम हुई है काफ़ी ज़्यादा। किस वजह से कम हुई है कि उनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है और जो मैसिव इन्वेस्टमेंट जो है उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा वो ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट के अंदर लगाए हैं। पॉवर्टी हैज़ नॉट डिक्लाइन एज स्विफ्टली इन सब सहारन अफ्रीका। जो सब सहारन अफ्रीका है वहाँ पे ये नहीं कम हुई है। द परसेंटेज डिक्लाइन इज़ mirage in the area where compared with the global average and the performance of the other areas in the world। कि दूसरे एरियाज़ के साथ में अगर हम सब सहारन जो अफ्रीकन कंट्री देश हैं उनको अगर हम देखें तो वहाँ पे जो जितना कमी होनी चाहिए उतना नहीं हुआ है। The global percentage of poor has declined from 44% to 1990s to 17% in 2013। कि अगर हम ग्लोबल परसेंटेज जो है हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम गरीबी के आंकड़ों को देखें तो 44 से 17% पे वो 1990 से 13 के बीच में आए हैं। डिस्क्राइब करंट गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी ऑफ पॉपुलेशन एलिवेशन, पॉवर्टी एलिवेशन की गरीबी को हटाने के लिए जो वर्तमान सरकार है उसने क्या योजनाएं बनाई हैं वो हमें बताना है। तो फर्स्ट है इसमें महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जो है इसमें स्टार्ट किया गया है, जिसमें कि 100 दिन जो है काम किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में प्रोवाइड करवाया जाएगा। और ये जो है 200 डिस्ट्रिक्ट्स में स्टार्ट किया गया है। और इसमें एक एप्लीकेंट जो है इज़ नॉट प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट विद इन 15 days दैन ही शी एंटाइटल टू अ डेली अनएम्प्लॉयड अलाउंस। तो उसे जो है बेरोज़गारी भत्ता भी दिया जाएगा अगर उसे 15 दिन तक काम नहीं मिलता है तो। प्राइम मिनिस्टर रोज़गार योजना है जो है ये 1993 में स्टार्ट की गई थी। और इसके जो एम है वो क्रिएटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हैं जो कि पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए। और जो है ग्रामीण और जो छोटे टाउन्स हैं उनमें छोटे छोटे बिजनेसेस और फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश करने के लिए सरकार जो है उनकी सहायता करती है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है ये भी 1999 में लागू की गई थी। और उसमें जो पुअर फैमिलीज़ हैं हु आर नॉट बिलो टू द पॉवर्टी लाइन बाय ऑर्गेनाइजिंग दैम इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो इनको मोटिवेट किया गया कि वो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएं जिसमें गवर्नमेंट जो है वो भी कुछ इन्वेस्टमेंट इसमें करती है और वो दूसरे लोगों की क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। कैन इम्प्रूव देयर कंडीशन एंड फुलफिल देयर अदर बेसिक्स रिक्वायरमेंट्स। प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग योजना जो है 2000 में स्टार्ट की गई और इसका एम जो है कि इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ रूरल पीपल एंड डेवलपिंग एक्सपेक्ट लाइक हेल्थ ड्रिंकिंग वाटर हाउस रोड्स एंड प्राइमरी एजुकेशन। और इसका उद्देश्य ये रखा गया कि लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाएं, स्वच्छ पानी, रहने की व्यवस्था, सड़कें और जो प्रारंभिक शिक्षा है वो बच्चों को मिलनी चाहिए। इसका ये उद्देश्य रखा गया। फिर अंत्योदय अन्न योजना जो है इट्स लॉन्चिंग इन December 2000। अंडर दिस योजना 1 करोड़ ऑफ द पुअरेस्ट फैमिलीज़ पर आइडेंटिफाई। इसके अंदर 1 करोड़ परिवारों को चिन्हित किया गया था फूड ग्रेन्स। और इसके अंदर जो अनाज है जैसे कि 25 किलोग्राम पर मेड अवेलेबल टू ईच फैमिली, हर परिवार को 25 किलो अनाज देना है। एट हाई सब्सिड रेज्ड एज 2 रुपये किलो के हिसाब से उनको गेहूँ देना है। एंड राइस फॉर 3 पर किलोग्राम और चावल जो है वो 3 रुपये किलो। द क्वान्टिटी इज सब्जेक्ट टू इम्प्रूवाइज्ड टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोग्राम। कि इससे जो है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है रोज़मर्रा की ज़रूरत का सामान मुहैया करवाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। यहाँ पे 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर्स हमें ब्रीफली देने हैं। फर्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन पॉवर्टी। आप ह्यूमन पॉवर्टी से क्या समझते हो। दिस कॉन्सेप्ट broadens the general definition of economic poverty। ये आर्थिक गरीबी का हम ये कहें कि एक जनरल डेफिनेशन है। बाय इंक्लूडिंग द एक्सपेक्ट ऑफ एजुकेशन, हेल्थ केयर, जॉब सिक्योरिटी एट्सेट्रा। जिसके हम अंदर जो है शिक्षा है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं और
नौकरी है और सुरक्षा है, इन चीज़ों को हम इन्वॉल्व करते हैं इनटू द मैथडोलॉजी ऑफ मार्किंग पॉवर्टी लाइन, जिससे के तहत हम जो है गरीबी रेखा का निर्धारण कर सकते हैं। दिस इज़ बेसिकली अ कॉन्सेप्ट टू हेल्प इम्प्रूव द ह्यूमन लाइफ स्टैंडर्ड, और इसके थ्रू जो है हम मनुष्य के लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव कर सकते हैं ऑफ जस्ट इंश्योरिंग मेयर सब्सटेंसेस। सेकेंड है इसमें हु आर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, गरीब से भी गरीब कौन है। द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर इट इज़ कैटेगरी, दिस कैटेगरी ऑफ इकोनॉमिक स्टैंडर्ड मीन्स, इस श्रेणी का जो है हम आर्थिक तरीके से मतलब निकाल सकते हैं दैट द पीपल इन इट आर नॉट इकोनॉमिकली कैपेबल, कि आर्थिक दृष्टि से ये बिल्कुल भी योग्य नहीं होते हैं ऑफ इवन मीटिंग देयर बेसिक सब्सटेंसेस रिक्वायरमेंट्स, की जो रोज़मर्रा की जो आधारभूत ज़रूरतें होती हैं वो उनको भी पूरा नहीं कर सकते हैं। और ये हम कहें कि दे कैन नॉट बी यूज टू डिस्क्राइब ओल्ड पीपल, this also can be used to describe the old people, children and the women who are conventionally not taken in consideration while making policies of the poor and unemployed, क्योंकि गरीब हैं, इसमें जो बूढ़े लोग हैं, महिलाएं हैं या जो बच्चे हैं, उनको हम इसके अंदर काउंट नहीं करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, इसका मतलब क्या है, इसकी महत्वपूर्ण जो फीचर्स हैं, इसकी विशेषताएं हैं वो क्या क्या हैं। तो फर्स्ट इसकी विशेषता है कि दिस प्रोवाइड्स, इसके तहत 100 डेज अश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट एवरी ईयर टू द रूरल हाउस होल्ड इन 200 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री, की देश के 200 जिलों में जो है 100 दिन तक हर परिवार को जो है काम दिया जाएगा, जो रूरल एरियाज़ है, ग्रामीण क्षेत्र हैं। द स्कीम वॉज एक्सटेंडेड टू 600 डिस्ट्रिक्ट्स लेटर ऑन, पहले 200 जिलों के अंदर रखा गया था और बाद में इसका जो स्कीम है, इस स्कीम को 600 जिलों में लागू किया गया। जॉब्स वर रिजर्व फॉर वुमेन एंड दैट ऑल्सो वॉज 1/3, और 1/3 जो जॉब थे इसके अंदर वो महिलाओं के लिए सुरक्षित रखे गए। इफ़ एन एप्लीकेंट इज़ नॉट रेंडर्ड एम्प्लॉयड विद इन 15 डेज़, और इसके तहत भी अगर 15 दिनों तक किसी को रोज़गार नहीं मुहैया होता है तो उसे जो है अनएम्प्लॉयमेंट जो अलाउंस होता है, बेरोज़गारी भत्ता जो होता है, उसको मुहैया करवाया जाता है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम। और इस स्कीम को लागू करने के लिए जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, उन्होंने नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड्स जो है उनको इस्टेब्लिश किया एंड स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड्स रिस्पेक्टिवली, यानी दोनों ही स्तर पर जो है गारंटी फंड्स को स्टैब्लिश किया गया। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप दैट यू ऑल हैव टू बी अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन एज वेल एज द क्वेश्चन आंसर ऑफ योर चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।